1 to 4 3 पॉइंट ट्रैक होता है? नहीं होता। तो 1 पॉइंट ट्रैक, 2 पॉइंट ट्रैक, है ना, 2.5D बोलते हैं एक हम, और 4 पॉइंट ट्रैक, और उसके अलावा 3D में कैमरा ट्रैकिंग और प्लान ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। सर, प्लानर तो को 4 पॉइंट कहते हैं ना? नहीं, 4 पॉइंट वो तो कॉर्नर, कॉर्नर पिन होता है ना, इसलिए। हाँ। हाँ, तो कॉर्नर पिन वो एक अलग चीज़ है, 4 पॉइंट नहीं बोलते उसको, है ना, उसको सर प्लेनार अभी आप ट्रैकिंग कुछ ही बोलते प्रेजेंट हैं। कर रहे हो स्क्रीन पे अभी? नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो 2.5D ट्रैकिंग बोलते हैं हम प्लेनार ट्रैकिंग को। तो 1 पॉइंट ट्रैकिंग का बेनिफिट क्या होता है? 1 पॉइंट ट्रैक से क्या होता है, किसी को पता है? एनीबॉडी? सर 1 पॉइंट ट्रैक हम यूज़ करते हैं जब किसी एक पैरामीटर में चेंज है, सपोज ट्रांसलेशन या फिर स्केल या फिर रोटेशन किसी एक का, लेकिन जब उससे काम नहीं होता तब हम ट्रांसलेशन के साथ स्केल या रोटेशन करके देखते हैं अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम मतलब यूज़ करना चाहते हैं वो सही से मूव हो रहा है या नहीं एक पॉइंट के साथ। तो नहीं, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें, देखे देखो, स्केल नहीं बोलते हम उसको। सिर्फ 1 पॉइंट ट्रैक जो होता है वो सिर्फ पोजीशनिंग में काम आता है, तो पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, है ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, है ना, 2D में, तो वो जस्ट वो पोजीशन को ट्रैक करेगा, है ना, पोजीशन को उस ऑब्जेक्ट के साथ वो जस्ट मूव करेगा। अगर कोई वो कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जूम है ना, जूम है, तो जूम के साथ क्या होता है, कोई भी पोस्टर जो दिख रहा है वो स्केल नजर आता है ना, बिग नजर यस सर। आने लगता है। लेकिन जो तुम्हारा 1 पॉइंट ट्रैक अगर तुमने किया होगा तो वो स्केल नहीं होगा कभी भी। तो स्केल करने के लिए हमें फिर 2 पॉइंट ट्रैक की जरूरत होती है। तो 2 पॉइंट ट्रैक में क्या क्या चीजें होती हैं? 2 पॉइंट ट्रैक पोजीशन के लिए वर्क करता है, और किसके लिए? स्केल के लिए वर्क करता है, और रोटेशन के लिए वर्क करता है ना। तो हम, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आज हम। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जिन लोगों का सॉफ्टवेयर क्लैश हो रहा है? मुझे पता लगा कुछ सॉफ्टवेयर क्लैश हो रहा है किसी का। हम्म, हाँ, बता रहा हूँ अभी। तो पेंट ना, तो कैनवस, ये वीडियो के अंदर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रखा, एक पॉइंट ए रखा, है ना। अगर रोटेशन है कैमरा के अंदर, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये एलिमेंट या तो यहाँ आ जाएगा, है ना, ये मान लो यहीं पर है, तो क्या हो रहा है, ये जो शिफ्ट कंपेयर जब कर रहे हैं इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट की पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गई, है ना। तो 2 पॉइंट से ही हमें पता लगा कि उसमें रोटेशन हो रही है। तो 2 पॉइंट इसलिए हेल्प करते हैं, किसमें, रोटेशन में हेल्प करते हैं। और 2 पॉइंट का काम स्केलिंग में भी हम यूज करते हैं 2 पॉइंट को। कैसे? कि अगर दूर कोई दो पॉइंट दिख रहे हैं, अगर जूम इन होगा तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, अगर हमने जूम किया तो क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा फिर वो? अरे, तो कैसे दिखेगा वो पॉइंट? ऐसे, उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर जूम करेंगे तो, यही होगा ना। तो कब हम कंपेयर कर पा रहे हैं डिस्टेंस? जब 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में वो पॉसिबल नहीं है, तो एक पॉइंट जस्ट मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं, ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं। तो 1 पॉइंट इज फॉर पोजीशन, 2 पॉइंट किस लिए होता है, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं जो भी तुमने प्रीवियस पढ़ा होगा, है ना। और 2 पॉइंट किस लिए होता है? स्केल एंड रोटेशन के लिए। तो पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन, 2 पॉइंट, पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन। अब एक पोस्टर है ना, जिसको हमें रिप्लेस करना है ना, तो स्क्रीन रिप्लेस करना है, या फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? और कैमरा मूव हो रहा है तो उसमें पर्सपेक्टिव आ जाएगा। अगर कैमरा लेफ्ट में जा रहा है तो जो ये स्क्रीन है कुछ ऐसे नजर आएगी ना, पर्सपेक्टिव नजर आएगा ये चीज, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें 4 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 4 कॉर्नर्स की, 3
4, है ना, तभी हम वो पर्सपेक्टिव ऐड कर पाएंगे। अगर 4 पॉइंट नहीं है तो उसमें पर्सपेक्टिव हम ऐड ही नहीं कर सकते। तो क्या क्या चीज होता है? पोजीशन, रोटेशन, स्केल, शेयर, है ना। 4 पॉइंट में क्या होता है? शेयर। शेयर पता है क्या होता है? स्क्यू। स्क्यू पता है? फोटोशॉप में होता है स्क्यू, राइट यस क्लिक सर। ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक स्क्यू। स्क्यू को शेयर बोलते हैं। तो शेयर को ट्रैक करना 4 पॉइंट से हम कर सकते हैं। और फिर पर्सपेक्टिव, है ना, तो पर्सपेक्टिव भी हम 4 पॉइंट से ट्रैक करते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? 4 पॉइंट ट्रैक के अंदर, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव ट्रैक, तो 4 पॉइंट ट्रैक हमने जब किया तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? स्क्रीन रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर कोई भी वो जिसके 4 कॉर्नर्स हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कॉर्नर्स, हमने उसको देखा, हम इस तरीके से देख रहे हैं जैसे स्किन टैटूज के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना। फेस पर जैसे कोई टैटू लगाना है तो हम उसके लिए प्लेनार ट्रैक से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट 4 पॉइंट्स हमें यूज करने होते हैं उसमें। कोई भी शेप क्रिएट करनी होती है और शेप के अंदर वो इनविजिबल पॉइंट्स क्रिएट कर देता है, जो हमें दिखते तो नहीं है लेकिन उसके अंदर वो पॉइंट्स होते हैं, काफी सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स, उनकी हेल्प से वो ट्रैक होता है, ठीक है। तो तो ये 4 पॉइंट ट्रैक हो गया, है ना, 4 पॉइंट ट्रैक। और जो शेप की मैं बात कर रहा हूँ वो 2.5D ट्रैक, है ना, उसमें क्या शेप हम क्रिएट करते हैं। ये तो 4 पॉइंट ट्रैक हो गया, जो शेप तुमने क्रिएट करी होगी मौका के अंदर, है ना, उस वो कैसी भी शेप हो सकती है ना, सर्कुलर शेप हो सकती है, जैसी मर्जी शेप तुमने बनाई, है ना, उसको तुम ट्रैक कर लेते हो। तो उसकी हेल्प से तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को वहां पर लगा सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो अब हम करेंगे यहाँ पर वो है 3D ट्रैकिंग। तो 3D ट्रैकिंग में दो चीजें हम करने वाले हैं, एक है कैमरा ट्रैक और दूसरा है ट्रैकिंग, और दूसरी है कौन सी ट्रैकिंग? ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ये दो चीज करेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट ट्रैक और कैमरा ट्रैक में डिफरेंस क्या होता है? कोई किसी को पता है? आफ्टर इफेक्ट्स में तुम लोगों ने किया होगा तो उसकी हेल्प से तुम बता सकते हो, ट्राई कर सकते हो। कैमरा ट्रैक, तो उससे बेनिफिट क्या होता है, क्या हम कर पाते हैं? अच्छा, और ऑब्जेक्ट ट्रैक? अच्छा, ऑनलाइन कोई बता सकता है? सर क्या दोनों कैमरा ट्रैक, में? बोलो बोलो। कैमरा ट्रैक में हमें ऑल ओवर जो सीन है उसका 3D मतलब व्यू में पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 3D उसका जैसा स्ट्रक्चर है। और सर ऑब्जेक्ट अच्छा, ट्रैक में हम मैच मूव करते हैं। अच्छा ठीक है, तो रॉन्ग। मैच मूव तो देखो एक टर्म होता है। तो मैच मूव क्या होता है? 3D इक्वलाइजर को सीखने के बाद हम बनते क्या है, क्या प्रोफाइल हमें मिलती है? मैच मूव आर्टिस्ट, है ना। मैच मूव आर्टिस्ट, तो मैच मूव आर्टिस्ट हम बनते हैं। तो मैच मूव का मतलब क्या हुआ कि हम जब कैमरा ट्रैक कर रहे हैं तो कैमरा कैमरा के हम मोशन को ट्रैक कर रहे हैं ना, उसका जो मोशन है उसको हम ट्रैक करते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे हमें उस लाइव एक फुटेज है उसके अंदर कोई 3D एलिमेंट इंटीग्रेट करना है। तो जो 3D एलिमेंट होता है वो तो स्टिल है ना, वो अपनी जगह पर है। तो अगर मैं वो कैमरा वाली जो मूवमेंट है उस फुटेज की मूवमेंट को ऐड कर दूं उस 3D एलिमेंट के साथ, तो वो जो 3D एलिमेंट है वो भी मूव करता हुआ हमें नजर आएगा, सेम जैसा हमारा वीडियो वर्क कर रहा है। तो तो मैच मूव का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट को मैच करना, किसकी? उस ऑब्जेक्ट की, जो 3D ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं मैच मूव, है ना। मैच मूव आर्टिस्ट का काम यही होता है कि वो कैमरा ट्रैक करते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रैक करते हैं, और जो भी 3D एलिमेंट्स हैं उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं लाइव सीन के साथ, है ना, जो हम शूट करते हैं। तो
कैमरा ट्रैक में क्या होता है, हम स्टिल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करते हैं, है ना। और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के अंदर जैसे कोई पर्सन है, उसने हैंड में स्टिक ली हुई है, उस पर हमने मार्कर्स लगा दिए, और उन मार्कर्स को जब हम ट्रैक करेंगे तो उनकी मार्कर्स की हेल्प से हम अ, उसके स्टिक को हम रिप्लेस करके हैमर लगा सकते हैं, है ना। और उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ट्रैक, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, कैमरा ट्रैक और ऑब्जेक्ट ट्रैक, 3D ट्रैक के अंदर जो हम करेंगे। और इसकी हम सबसे पहले देखते हैं शोरील, कि किस तरीके से हम शोरील इसकी डेवलप करेंगे मैच मूव के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है, सबको करना है इस पर वर्क। तो यहाँ पर जस्ट मैच मूव शो रील, मैच मूव में स्पेस नहीं, देख रहे हो। तो बिल्डिंग्स को यहाँ पर इस ट्रैक किया, ये जो भी बैकग्राउंड जो भी हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट, इसको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद देख रहे हो यहाँ पर 3D बिल्डिंग्स को बनाया हुआ है ना, 3D में बनाया हुआ है। और उसको बिल्कुल जब प्ले करके देख रहे हैं तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल अलग जा रहा है मॉडल, है ना, बिल्कुल साथ में मूव कर रहा है। तो परफेक्ट मैच मूव हम बोल सकते हैं इसको। कहीं से भी मुझे कहीं कमी दिख नहीं रही है। तो तो मैच मूव में हम ट्रैक करते हैं, फिर ऐसे वायर फ्रेम हम क्रिएट करते हैं, एक मॉडल क्रिएट करते हैं विद वायर फ्रेम, शो करने के लिए कि वो स्लिप नहीं हो रहा है कहीं भी। ये देखो, इसका बेनिफिट क्या होता है ना। 3D के लिए कोई भी ऐसा हो सकता है कि जैसे छिप रहा है धीरे, तो यहाँ पर कोई कुछ है ना, कोई एलिमेंट है, मतलब कोई भी 3D कुछ हो सकता है। तो वो मूव करते हुए यहाँ पर जंप कर रहा है, फिर ढूंढ रहा है किसी को, यहाँ पर आता है, इसके ऊपर जंप करता है। तो उसको कुछ मॉडल तो चाहिए होगा ना 3D। तो इसलिए हम फिर ये ट्रैक इसलिए करते हैं कि हम उस जगह पर फिर 3D एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं, फिर वहाँ पर वो बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा लगता है कि वो उस सीन के अंदर इंटीग्रेटेड है ना। तो हम ऐसे वायर फ्रेम शो करेंगे। तो इसमें क्या था, जो ऑब्जेक्ट था ना, वो एडिड था, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये ना मॉडल बना हुआ है, इस पर वर्क किया हुआ है 3D। यहाँ पर देखो अब, अभी तक हमने सारे देखे कैमरा ट्रैक, इसमें कोई भी अभी ऑब्जेक्ट ट्रैक नहीं था। ये देखो, ये भी कैमरा ट्रैक है। ट्रैक करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को कंपोजिट किया हुआ है प्रॉपर, तो सीन का वो पार्ट लगे। ये भी कैमरा ट्रैक। कंप्लीट कंपोजिट किया हुआ है, वो दिखाया हुआ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, आफ्टर इफेक्ट्स
3D इक्वलाइजर है ना, 3D इक्वलाइजर में ट्रैक किया हुआ है। ठीक है, तो हमें भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करना है। यहाँ पर और कोई शोरिल, एक और देखते हैं कोई। टेस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो टेस्ट ऑब्जेक्ट लगाए हुए हैं कुछ। हॉलीवुड कैमरा वर्क से उठाई हुई फुटेज। ये उतनी अच्छी शोरील नहीं है, ठीक नहीं है। वो वाले जो थी पहले, जो हमने देखी थी, इसमें स्लिप होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, चेकर बोर्ड के साथ भी हम दिखाते हैं। किसी ने अभी ज्वाइन किया है, नंद किशोर। अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। नंद किशोर, आ रही है आवाज? जी हेलो। हाँ हेलो। तुमने अभी ज्वाइन किया ना?
हाँ जी, हाँ जी। क्यों मैम ने अभी करा ऐड क्या? अभी ऐड किया, लिंक शेयर किया, दैट्स व्हाई। ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं। ये जो भी हमने अभी सीजी ब्रोज करके एक थी शोरील, काफी अच्छी थी। देखो मैच मूव एक एमपीसी टैलेंट टीम, ये वाला और देखते हैं। रिकॉग्नाइज्ड कंटेंट, ये सब कैमरा ट्रैक। इसमें ये पता लग रहा होगा कि मॉडल की जरूरत है। ना स्टूडेंट डेमो रील, तो ये भी ये जो अभी हमने देखा कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट कैमरा ट्रैक था, है ना? ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग नहीं थी इसके अंदर, है? तो ऐसी शोरील भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कौन सा वर्जन हमें किस पर वर्क करना है। तो 3D इक्वलाइजर हमें मिल जाता है, एक फाइल CR पर देखते हैं। 3D इक्वलाइजर, मैं ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ। बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, 50 MB के अराउंड। इसको कर देते हैं। एटी 3 MB था ना, तो कंप्रेस करने के बाद 30, तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ।
जो रिसेंट एप्लीकेशन है 3D इक्वलाइजर वो R7 है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है उसको क्रैक या फिर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम किस पर वर्क करेंगे, R5 पर वर्क करेंगे। तो जस्ट कर देते हैं शेयर। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। तो बिन में जाओ, यहाँ देख रहे हो 3D इक्वलाइजर 4.exe फाइल, जस्ट इसको हमें रन करना है। तो एक तो ये लाइट टेस्ट मतलब एप्लीकेशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स मतलब डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे एलिमेंट जिनका यूज़ नहीं है वो इसमें है ही नहीं, है ना। जस्ट वही टूल्स दिए हुए हैं जिनका हमें यूज़ है। तो 3D इक्वलाइजर, लेकिन बेस्ट एप्लीकेशन और एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है। पहले यहाँ पर यूज़ होता था मैक में, कौन सा एप्लीकेशन था, PF ट्रैक। तो PF ट्रैक पर वर्क करते थे, लेकिन इस बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इसके अंदर। देख रहे हो कितना बेसिक इंटरफेस, ऐसा लग रहा है कि बहुत ओल्ड कोई सॉफ्टवेयर हो, है ना। सर पीएफ यस ट्रैक सर। बेस्ट है या 3D इक्वलाइजर बेस्ट है? क्या चीज़, लाउड आवाज़ कम आ रही है। पीएफ ट्रैक बेस्ट है सर या हेलो? अच्छा, कंपेयर कर रहे हो तुम, PF ट्रैक बेटर है या ये बेटर है। हाँ जी सर। हाँ, तो बेस्ट सॉफ्टवेयर है 3D इक्वलाइजर, है ना। जो ये कर सकता है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। रीज़न, ये कंप्लीटली इसके अंदर काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसकी हेल्प से हम इसको कोई भी टास्क कर सकते हैं। और टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, मतलब एक्सप्रेशंस स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके हम इस पर वर्क करते हैं। तो जो भी कंपनीज होती है ना, वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ही अडॉप्ट करती हैं जो एक्चुअली टेक्निकलिटीज़ और उसमें हम कोई भी ऐड ऑन कर सकें फीचर्स, और कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, या फिर कोई न्यू एलिमेंट हम क्रिएट कर सकें एक्सप्रेशन के थ्रू, है ना। तो उसके लिए ये बेस्ट है, तो इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसमें कंट्रोल्स जो भी हैं, मतलब ईच एंड एवरी कंट्रोल जो रिक्वायर्ड होते हैं ट्रैकिंग, वो सारे अवेलेबल हैं, है ना। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम जब 3D इक्वलाइजर में वर्क किया था, स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है कि कितना ओल्ड सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब इस पर हम काम करने लगते हैं ना, एक बार तुमने इस पर काम कर लिया, तो उसके बाद तुम्हें पता लगेगा इसकी पावर, मतलब सारे फीचर्स और अ, बहुत कुछ है इसके अंदर, है ना। तो इसलिए जस्ट यही रीज़न है कि कंपनीज में, हर कंपनी में आज के टाइम में 3D इक्वलाइजर ही यूज़ होता है, उसके अलावा और कोई प्रेफर नहीं करते हो, है ना। अगर तुम PF ट्रैक आता है, जॉब तो लग जाती है, लेकिन वो तुम्हें ये बोलते हैं कि तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा 3D इक्वलाइजर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ ना देख, मैंने अभी क्या किया, जस्ट ये जो इंटरफेस है ना, इस तरीके से तुम्हारा ओपन होगा। पहले जो था ना, वो डिफ़ॉल्ट नहीं था, ऐसा दिखेगा। तो मैंने जैसे एनवायरनमेंट के वर्क स्पेसेस हैं यहाँ पर कुछ, तो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस, अब ये मॉडिफाइड है, इसलिए मैंने डिफ़ॉल्ट की जगह पर यहाँ पर बेसिक वर्क स्पेस को सेलेक्ट किया, है ना। एनवायरनमेंट में जाकर बेसिक वर्क स्पेस, तो कुछ इस तरीके से वर्क स्पेस है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर पॉइंट ग्रुप्स हैं, मतलब कैमरा ग्रुप, ऑब्जेक्ट ग्रुप, जो भी हम पॉइंट्स क्रिएट करेंगे, पॉइंट डेटा, वो सब हमारा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब 3D मॉडल जो भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कैमरास के अंदर जो भी हम ट्रैक कर रहे हैं, तो वो कैमरास हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब एक भी कैमरा नहीं है, सीन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई कैमरा शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये 3D इक्वलाइजर मेन सेटिंग्स यहाँ पर है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना, एग्जिट करना, है ना। तो अलग अलग डिफरेंट डिवीजन ब्राउज़र,
है ना। तो ये अभी ऑब्जेक्ट ब्राउजर यहाँ लिखे ना, शॉर्टकट्स कुछ हैं Alt+1। तो अगर ऑब्जेक्ट ब्राउजर को देख रहे हो, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो, ये ऑप्शंस हमारे यहाँ पर आ गए। इसको मैं इधर जाओ तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ब्राउजर, हम इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे नहीं ना। ये डिवीजन ब्राउजर जैसे आया, यहाँ कॉन्फ़िग में जाकर मूव टू सेपरेट विंडो, है ना, तो बाहर आ गए वो ना। वापस ये सारे हम हटा सकते हैं एट्रीब्यूट एडिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, क्लोज करना है एट्रीब्यूट एडिटर ना, वापस ऐड करना है तो एनवायरनमेंट में जाकर यहाँ से हम, या सीधा यहाँ से हम कर सकते हैं कॉन्फ़िग में जाकर ऐड हॉरिजॉन्टल पेन या वर्टिकल पेन, है ना, क्या हमें ऐड करना है उसके अंदर, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर ऐड करना है तो देखो ऑब्जेक्ट ब्राउजर इधर आ गया। इसको उस साइड भेजना है तो देखो एरोस लगे बने हुए हैं, इन पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। देखो आ गया। अब मुझे इधर क्या पैरामीटर एडजस्टमेंट जो भी सेटिंग्स थी उनको यहाँ पर लेकर आना है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, जस्ट वर्क स्पेस क्रिएट करना, कि वर्क स्पेस हमने बेसिक या हम कैसे उसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िग लिखा हुआ है ना, ये कॉन्फ़िग देखो सब हर जगह है, हर कोई भी पैनल है उस पर कॉन्फ़िग लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा। तो ये पैनल किस चीज़ का, अभी वो कॉर्नर में लिखा हुआ होता है। क्या लिखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, है ना। सबको आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। तो जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो हम इस विंडो में देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा पैनल है, ये मैनुअल ट्रैकिंग करने के लिए जो विंडो है वो ये विंडो है ना। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, मैनुअल ट्रैकिंग, ऑटो ट्रैकिंग कंट्रोल्स आ जाएंगे। ऑटो ट्रैकिंग पर क्लिक करेंगे, मैनुअल ट्रैकिंग के लिए ये वाले कंट्रोल्स, है ना, डिफरेंट, यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे वो पैरामीटर विंडो अगर ऐड करनी है इसके अंदर, यहाँ पर कॉन्फ़िग में जाकर क्या करना होगा, यहाँ देखो ऐड वर्टिकल पेन, और यहाँ पर हम पैरामीटर एडजस्टमेंट, है ना, ये सेटिंग्स है हमारे पास। पैरामीटर एडजस्टमेंट है और एट्रीब्यूट एडिटर, ये देखो ये आ गया। पैरामीटर एडजस्टमेंट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एट्रीब्यूट एडिटर आ गया हमारे पास। यहाँ पर कैमरा, प्रोजेक्ट पॉइंट, 3D लेंस से रिलेटेड लेंस डिस्टॉर्शन, ये सारी सेटिंग्स आ गई। समझ आया? तो कॉन्फ़िग और ये क्या होता है ना, कॉन्फ़िग से क्या कर रहे हैं हम, जस्ट कोई भी विंडोज और पैनल्स ऐड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जस्ट देखो, अ, अभी यहाँ पर एक और था ना, पॉइंट ब्राउजर डिफॉल्ट जो बेसिक के अंदर था, वो हम ऐड कर सकते हैं। कहाँ से, कॉन्फ़िग में जाकर फिर से ऐड हॉरिजॉन्टल पेन, तो जस्ट इसको कॉन्फ़िग में जाओ, पहले इसको क्लोज कर दो। मैं यहाँ से ही कर देता एनवायरनमेंट और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट्स, डिफ़ॉल्ट पर जाते हैं, ठीक है। ये आ गया पॉइंट ब्राउज़र, डिवीजन ब्राउज़र। तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, डिवीजन ब्राउज़र, इसको कुछ भी सेटिंग्स कुछ भी करने से पहले यहाँ पर, है ना, या कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि कैमरा ट्रैक कैसे हम इसको प्रॉपरली कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, शूट करना होता है ना। कैमरा हमें चाहिए, हम शूट करते हैं आउटडोर कहीं भी, या फिर रूफ पर बिल्डिंग के ऊपर हम जाकर शूट कर रहे हैं, या जहाँ सामने मेट्रो नज़र आ रही है जाती हुई, है ना, या फिर ब्रिज नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब शूट कर रहे हैं तो उस ब्रिज के ऊपर हम दिखा देते हैं कोई भी 3D, खुद से ट्रेन कोई बनाई और वो मूव करते हुए जा रही है, और कोई या काफ़ी मॉन्स्टर, हम बिग मॉन्स्टर दिखा रहे हैं जो कि वो ब्रिज में जाकर वो या तो उससे टकराता है ना, या उसको
डिस्ट्रक्शन हम दिखा रहे हैं कि ब्रिज वहाँ पर टूट रहा है, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, शूट करना है पहले तो, और शूट करने के लिए वो डिटेल होनी चाहिए और कैमरा मूवमेंट होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट कैमरा मूव हो सकता है, कोई भी मूवमेंट होनी ज़रूरी है। विदाउट मूवमेंट हम पैरेलैक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। पैरेलैक्स कब आता है? पैरेलैक्स तुम लोगों को पता है ना क्या होता है ना? जो फार ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो बढ़ता है और कम होता है। जब हमारी आईज एकदम सामने है, मैं जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दूर है ऑब्जेक्ट, ये क्लोज ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर अगर कैमरा है सामने, सामने पॉइंट कर रहा है, तो क्या होगा, पीछे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा ना, विजिबल नहीं होगा ना बिल्कुल, अगर सामने है तो दोनों ऑब्जेक्ट ना नहीं दिखेगा ना, छिप जाएगा। अगर ये कैमरा इधर जाता है, यहाँ जाता है, तो क्या होगा, इधर जाता है अगर, तो इन दोनों के बीच में ना डिस्टेंस फिर दिखने लगेगा, है ना। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर बिल्कुल इधर चला जाता है कैमरा, तो फिर तो बहुत क्लियर वो डिस्टेंस हमें नजर आएगा ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना, ये डिस्टेंस दिखने लगेगा। तो कैमरा जो मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया कैमरा, है ना, यहाँ से यहाँ तक गया, तो क्या हुआ, जब यहाँ था तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस नहीं था, है ना। तब जब यहाँ पर आया तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस की वजह से, उस पैरेलैक्स की वजह से हमें डिस्टेंस मिला। डिस्टेंस चेंज होता होता है जब कैमरा मूव होता है, तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर है ना, तो वो डिस्टेंस ना अ, हमें चेंज करनी पड़ती है, और ऐसा होना चाहिए हमारे सीन के अंदर, तभी हम कैमरा ट्रैक प्रॉपर कर पाते हैं, क्योंकि यही चीज़ होती है डिस्टेंस, जिसको सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके वो कैमरा ट्रैक और डेप्थ क्रिएट करके हमें देता है ना। तो ट्रायंगुलेशन मेथड होता है मैथ्स में, और या फिर पाइथागोरस थ्योरम होती है ना। तो इसमें क्या होता है ट्रायंगुलेशन मेथड में, कि अगर रिवर के पार कोई ट्री लगा हुआ है, तो रिवर को बिना क्रॉस करे हम ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। तो वो अ, वही चीज़ है ना। तो कैसे हम डिस्टेंस, तो वही फॉर्मूला का यूज़ करके जो सॉफ्टवेयर है वो कैमरा ट्रैक कर पाता है। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना होता है जब हम कैमरा ट्रैक करते हैं, मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं और ये फार पॉइंट यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ये फाइनल है, यहाँ पर कोई वॉल है ना, यहाँ तक ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर फोरग्राउंड में मार्कर्स होने चाहिए या फिर कोई भी एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं। मिड ग्राउंड में अगर हैं तो बहुत अच्छा है, और बैकग्राउंड में एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं। मार्कर्स या तो लगाओ, अगर ग्राउंड पर क्रोमा लगा हुआ है तो बहुत फ्लैट, वहाँ पर कुछ हमें ट्रैक करने के लिए सर मिलेगा नहीं। हाँ बोलो। सर मार्कर्स लगाने जरूरी है, लाइक जो सीन के अंदर लाइक जो भी एलिमेंट्स है उससे काम नहीं होगा ट्रैकिंग। हाँ वही मैंने बताया लाइक ना, अगर आउटडोर्स के मैंने अंदर। ग्रीन स्क्रीन बोला ना अभी लास्ट में, मैंने बोला कि अगर ग्रीन स्क्रीन ग्राउंड पर डाली हुई है तो सारी चीज़ छुप जाती हैं, वहाँ नहीं पर वो तो तो कुछ ग्रीन। ट्रैक करने के लिए बचेगा नहीं, है ना। हाँ नहीं, तो आई एम टॉकिंग जैसे आउटडोर में जंगल वंगल में शूट कर रहे हैं तो वहाँ नहीं उस जगह। लगाना, वहाँ ज़रूरत नहीं है। मार्कर्स वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पर डिटेल नहीं होती है ना। जैसे ग्रीन जी स्क्रीन हाँ। अगर ग्राउंड में हम लगा रहे हैं, है ना, ग्राउंड पर, तो वहाँ पर डिटेल गायब हो जाएगी, मतलब ट्रैक करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो हम्म। इसलिए हम उस ग्रीन स्क्रीन पर फिर मार्कर्स लगाते हैं। तो मार्कर्स हमेशा फोरग्राउंड में ज़रूरी है, मिड ग्राउंड में रहेंगे बेटर है, और बैकग्राउंड में ज़रूरी है। तो जब कैमरा मूव होता है ना, इधर से कैमरा दूसरी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इधर मूव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो उन ऑब्जेक्ट के बीच में, यहाँ तो देखो कोई डिस्टेंस नहीं था, जब यहाँ पर आया तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हुआ है ना। यस। तो इस डिस्टेंस को वो कैलकुलेट करके वो प्रॉपर डेप्थ बनाकर देता है। फिर उससे बेनिफिट क्या होता है, एकदम 3D सीन के हमें मिल जाता है पॉइंट क्लाउड का। जैसे ट्रैकर्स होते हैं ना हमारे, तो ट्रैकर वो पॉइंट्स होते हैं ना, वो 3D सीन में हमारे पास वो पॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि फोरग्राउंड में कोई पॉइंट होगा, पीछे होगा, और बैकग्राउंड में कोई पॉइंट होगा। तो प्रॉपर एक 3D सीन हमारा बन जाता है। तो उसकी हेल्प से हम फिर कोई भी 3D एलिमेंट उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ आया?
तो ये यस जस्ट एक ये टेक्निकल एक नॉलेज थी जो कि ज़रूरी है कि हम रटते हैं ना चीज़ों को, कि कैमरा ट्रैक, बस कैमरा ट्रैक करा तो कैसे वो बैकग्राउंड में वो काम कैसे कर रहा है कैमरा ट्रैक, है ना? तो वो क्या यूज़ करता है, ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज़ करके वो जस्ट सॉल्व करता है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है ना, कैमरा ट्रैक तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? पैरेलैक्स भी पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जब हम कैमरा ट्रैक करते हैं, ये तो मैंने मार्कर्स के लिए बताया और ये बताया कि मार्कर्स ज़रूरी नहीं है अगर एलिमेंट्स वहाँ पर हैं, है ना? फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और मिड ग्राउंड में प्रॉपर एलिमेंट्स और डिटेल हैं तब। तो अब हम देखते हैं इसको, एक अदर फैक्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों को उसके बारे में पता होना। तो वो फैक्टर क्या है? तो वो फैक्टर है लेंस डिस्टॉर्शन, ठीक है? एक तो हमने अभी सीखा, एक डिस्कस हमने किया पैरेलैक्स के बारे में, है ना? तो पैरेलैक्स हमने सीखा अभी, ना? पैरेलैक्स क्या होता है और क्या ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज़ करके वो हम सॉल्व करते हैं ना। तो अब हम दूसरी चीज़ हम सीख रहे हैं, लेंस डिस्टॉर्शन क्या करता है। हमेशा जब हम शूट करते हैं तो मैंने एक्चुअली स्टडी किया हुआ है प्रॉपर मैथ्स कि कैसे ट्रायंगुलेशन मेथड तुम कर सकते हो चाहो तो, है ना? मैं इन डेप्थ ये मैथ्स में नहीं जाऊँगा। तो ये जस्ट मैंने इसलिए बता दिया कि अगर तुम चाहो अपनी नॉलेज को एनहांस करना तो इन डेप्थ तुम जा सकते हो, है ना? मैंने एक तुम्हें टर्म दे दिया ट्रायंगुलेशन मेथड, तुम आगे स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेंस डिस्टॉर्शन, हमेशा अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा कैमरा ट्रैक है प्रॉपर वर्क करे, है ना? ट्रैकिंग पॉइंट्स हमारे प्रॉपर वर्क करें, तो उसके लिए ज़रूरी है अनडिस्टॉर्ट करना फुटेज। ये तुमने सुना होगा अनडिस्टॉर्ट करना, पहले कैमरा ट्रैक करने से पहले सुना है तुम लोगों ने, किसी ने? यस सर, सुना तो है सर। तो क्यों ज़रूरी होता है ये नहीं सुना होगा शायद, और मैं भी सुना हो, है ना? क्यों ज़रूरी होता है हर चीज़ के पीछे? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मैंने देखे हैं जो रटते हैं ना तो वो बोर होने लगता है उन्हें। वो अगर तो ज़्यादा, सर फैक्ट पता होना चाहिए। है ना, फैक्ट अगर थोड़ा बहुत पता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे प्रोग्रामर्स ने बनाया ना सॉफ्टवेयर कुछ चीज़ें लिमिट भी हमें वहाँ पर रुकना पड़ता है कि भाई हम आर्टिस्ट हैं हम सॉफ्टवेयर में अब कितने अंदर जा सकते हैं ना, नहीं फिर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर ही नहीं हो जाएंगे सही तो बात। एक लिमिटेशंस भी होती हैं, लेकिन वही है कि वो जितना हमें ज़्यादा पता हो उतना ज़्यादा फिर वो हमें थोड़ा रिलैक्सिंग फील कराता है। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे लेंस डिस्टॉर्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लेंस डिस्टॉर्शन में तुमने देखा होगा, जैसे मैं ओपन करता हूँ, मैं अभी हॉलीवुड यूज कर रहा हूँ, हॉलीवुड कैमरा वर्क। ज़्यादातर तुम यहाँ से फुटेजेस देखते हो, ऐसा नहीं है, बहुत सारे गूगल पर फुटेजेस हैं ट्रैक करने के लिए। बस मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ वन टाइम बहुत जल्दी हम सर्च कर पाएँ। तो ग्रीन स्क्रीन प्लेट्स में जाकर ये देखो, ये कुछ कैमरा ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर फुटेजेस हैं। हाँ, तो जस्ट ये देखो, बस। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऐसा क्यों हुआ? तो उसको जो साइड में ऑब्जेक्ट है वो कर्व नजर आ रहा है ना, साइड में ऑब्जेक्ट्स कर्व नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ना ये लाइट स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड नजर आ रहा है, तो स्टैंड रखा हुआ है और ट्राइपॉड भी हम रख सकते हैं। तो क्यों रखे हुए हैं? वो जस्ट वो डेप्थ के लिए, पैरेलैक्स के लिए। और दूसरा क्या होता है, हो सकता है वहां पर कोई ऑब्जेक्ट हमें के साथ
उसका इंटरेक्शन दिखाना हो, है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए कि इस पोजीशन पर उसको पॉइंट करना है गन को, कि यहाँ पर कोई 3D एलिमेंट होगा जो लगेगा आगे चलकर, तो जो शूट जो पर्सन है ना, जो गन पॉइंट करेगा फिर वो उस साइड करेगा पॉइंट, है ना, तो उसके रेफरेंस के लिए, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए भी हम स्टैंड्स को रखते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम फोरग्राउंड बैकग्राउंड में जब स्टैंड्स रख रहे हैं तो स्टैंड ना कर्व नजर आते हैं, है ना, जैसे एक कर्व हो गया ना ऑब्जेक्ट, है ना, तो डिस्टॉर्शन में ऐसे ही होता है ना। अगर हाँ वाइड एंगल लेंस है 35 mm और उससे कम है 50 mm में भी देखने को मिलता है हमें डिस्टॉर्शन, तो जितना वाइड होता है उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलता है। तो डिस्टॉर्शन को की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, ये पोल था, मतलब वो लाइट स्टैंड है जो कि अगर हम देख रहे हैं कर्व नजर आ रहा है ना, यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा कर्व आ गया इसमें, है ना, और जो दूर एक पोल था, मतलब एक कोई स्टैंड था, ऐसे मैं स्टैंड बना देता हूँ इसको, है ना, तो वो भी उसमें भी कर्व था, ये देखो। अब जब ये मिड हो गया, इसकी पोजीशन यहाँ पर मार्कर एक है तो वो ट्रैक हुआ है, एक मिड में एक मार्कर लगा हुआ है वो ट्रैक हुआ है यहाँ पर भी, और एक ग्राउंड में यहाँ पर भी एक मार्कर है ना। जब इन दोनों की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों की डिस्टेंस कम है ना इससे, इसकी ज्यादा है डिस्टेंस, है ना, पता लग रहा है क्योंकि ये यस, पॉइंट्स क्योंकि क्लोज है ना, कर्व आता है ना ये इसलिए। कर्व है, कर्व है, तो इन दोनों का डिस्टेंस दूर है, फिर इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, पास हो गई, क्योंकि ऐसे है ना, इसको मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, तो ये देखो ये पास है, ये बीच वाला दूर है ना, ये देखो लाइन लॉन्ग बन रही है, फिर ये पास है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो जब विदाउट कैमरा हम देखते हैं तो लाइट स्टैंड वो स्ट्रेट होने चाहिए, मतलब ये जो डिस्टेंस है सब पूरी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। तो यही होता है जब कैमरा ट्रैक हम कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर को नहीं समझ आता। लेंस डिस्टॉर्शन अगर प्रॉपर हमने सॉल्व नहीं किया है, उससे पहले अगर हम कैमरा ट्रैक करते हैं तो कभी भी डेटा करेक्ट नहीं आएगा, है ना, प्रॉपर पैरेलैक्स कैलकुलेट वो सॉफ्टवेयर कर ही नहीं पाएगा, कैलकुलेशंस वर्क कर ही नहीं पाएंगी, है ना, क्योंकि ऐसा तो था ही नहीं ना, वो जो एक कर्व नजर आ रहा है, डिस्टेंस तो तीनों बराबर होने चाहिए, और यहाँ पर उसको क्या पता लग रहा होगा कि इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है ना। ये चीज समझ आई क्यों लेंस डिस्टॉर्शन जरूरी होता है? सब लोग बोलो हाँ या ना। यस। यस सर। सबको समझ आया? जितने भी लोग हैं ऑनलाइन, फटाफट मैं पूछता हूँ अभी, या नाम लो, आकाश, यस सर। मंडल, नितिन, है ना, तो हम विदाउट गोइंग इनटू 2D, है ना, कोई टेक्निकल डिटेल्स में इंटरनली वहां पर हम नहीं जा रहे, सर, और एक ओवरव्यू के साथ हम सीख रहे हैं। हाँ बोलो कुलदीप। सर मुझे एक 2D से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, मतलब आफ्टर क्लास में पूछ सकता हूँ आपसे? पूछ सकते हो, पूछो। आफ्टर क्लास में कांटेक्ट करता हूँ आपको। ओके सर, थैंक यू। हाँ ओके, ठीक है, तो अभी मैं ये सभी लोग बोल रहे हैं कि सबको समझ आया ये चीज़, ये ओके। तो अभी लेंस डिस्टॉर्शन, तो इससे पता लगता है कि हमें अनडिस्टॉर्ट करना इज कंपलसरी, है ना, टू प्रॉपरली ट्रैक, ना, टू प्रॉपरली कैमरा ट्रैक। तो तभी तुम्हें वो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तुम लोगों ने ये देखा आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होता है कि एरर भी आता है ना, जब कैमरा ट्रैक करते हैं तो कुछ एरर आता है, 1 2, तुम लोगों को पता है यस सर, एरर यस। के बारे में? ग्राफ के अंदर से अपन यस से। सर। हाँ तो यार वही सॉल्व एरर आता है, जैसे हम सॉल्व जब एरर, न्यूक राइट में करते हैं उसमें हमें राइट राइट, मैक्स ट्रैक एरर और मिनिमम ट्रैक एरर और मिनिमम लेंथ फिर राइट मतलब राइट इंक्रीज और राइट, डिक्रीज करके मतलब देखना अरे पड़ता है वाह एरर वाह। जितना कम आता है। हाँ तो मैक्स ट्रैक एरर होता है ना, और एवरेज एरर होता है, एवरेज सॉल्व एरर, और यस सर। एक और होता है टेक्निकल, उसमें होता है, यस, मतलब एवरेज में भी काम हो जाता है, ऐसा सुना है। हाँ एवरेज, मल्टीपल टाइप के एवरेजेस होते हैं, है ना, टेक्निकलिटीज में अगर जाते हैं न्यूक में, वो अ, तो हम कैसे काम करते हैं? कोई बता सकता है कितना एरर एक्सेप्टेबल होता है? एनीबॉडी, समबडी?
सर 0.8। सब गलत जीरो लेंगे अभी ना, कोई बता सकता है आफ्टर कितना? हाँ, न्यूक में कितना मैक्स ट्रैक एरर होना चाहिए? 1। 1.25। आवाज ही नहीं आ रही सर उस बंदे की तो। अच्छा, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? अच्छा, वो कह रहा है, हर्षित कह रहा है कि जो 6 या 6 से कम होना चाहिए। 5 तक ठीक है। नहीं, गलत। 5 तो बहुत ज्यादा है। हाँ ना सर, नहीं, वही। न्यूक में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 5 ये गलत है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं उन्होंने बताया होगा, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है जो किसी को ही पता होती है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो नहीं, सॉल्व एरर जो मैक्सिमम कितना रखते हैं, वो कितना? तो तुम लोग बताओ ऑनलाइन, क्या 1 सर होता है? 0.8। अच्छा चलो, देखो किसी को नहीं पता अभी। तो ये भी तो तुम लोगों ने किया हुआ है एक्चुअली, तो न्यूक सबका हो रखा है, न्यूक यहाँ पर सब लोगों ने किया है न्यूक। नहीं जैसे, सर, मेरा नहीं हो रखा है न्यू। अच्छा, कितने लोगों का हो रखा है? ज्यादातर लोगों का हो रखा है, तुम्हारा हो चुका है न्यूक? कुलदीप का नहीं हुआ सर। तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो नहीं हुआ है ना, सिर्फ कुलदीप का नहीं हुआ है और सबका हो चुका है, मैं ये मानता हूँ। तो क्या होता है कि जो एरर होता है ना, वो डिपेंड करता है, जैसे 1920 1080 है, रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखो, ये चीज ध्यान में रख लेना, है ना। तो तुम न्यूक में ही काम करते हो या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क करते हो, तो मैंने क्या बोला, एरर इज डिपेंड ऑन रिजोल्यूशन। अगर 1920 बाई 1080 है ना, तो उसका एरर जो होता है वो 1 पिक्सल एरर है ना। तो कोई भी जो ट्रैकर है ना, 1 पिक्सल तक मूव हो रहा है, अगर जिटर कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है। 1 पिक्सल या उससे कम। अगर 1 पिक्सल से ज्यादा है तो हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं, 1 तक लेकर आते हैं। ठीक है, समझ आया? अब मैंने बताया कि रिजोल्यूशन डिपेंडेंट है। तो अगर 4K है, तो 4K के लिए पिक्सल एरर कितना होगा, कोई बता सकता है? ज्यादा हो सकता है सर, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है। और तो 4K है अगर, तो 4K में 2 पिक्सल एरर, 2 पिक्सल का एरर एक्सेप्टेबल होता है। 2 पिक्सल और 2 पिक्सल से कम। ठीक है, याद रहेगा, काफी सिंपल तरीके से मैंने बताया। 1920 1080 कितना होता है सर 1 एरर? पिक्सल। 1 पिक्सल का एरर। और 4K का? सर 2 पिक्सल। सर मुझे लगता है जैसे आपने कहा वो बिकॉज मतलब 1920 बाई 1080p का डबल है, इसलिए शायद 2 पिक्सल होगा। राइट राइट, क्योंकि उसके उसमें जो 1 पिक्सल दिख रहा है 1920 में, वो 1 पिक्सल के रीजन के अंदर ना कितने पिक्सल हो गए? वो डबल पिक्सल हो गए। 4K है ना फिर, तो इसलिए फिर उसकी जो पिक्सल डेंसिटी है 4K की, वो ज्यादा है ना, पिक्सल काउंट ज्यादा है उसके अंदर। तो जो मूवमेंट है वो फिर वो 2 पिक्सल तक वो हम कर सकते हैं। मतलब 2 पिक्सल तक अगर एरर आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, समझ आया? अगर अब मैं क्वेश्चन करता हूँ तुम लोगों से, अगर 720 है तो फिर क्या होना चाहिए? मतलब गैस गैस वर्क, कुछ भी ट्राई करो। राइट, सर 0.5। 0.7 0.8 अराउंड है ना। तो वो 720 में हमें रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर ये कॉन्सेप्ट? तो अभी अभी हमने 3 चीजें सीखी, 3 टॉपिक्स पर बात करी। एक पैरेलैक्स, दूसरा लेंस, वाई लेंस डिस्टॉर्शन इज कंपल्सरी, अनडिस्टॉर्ट लेंस डिस्टॉर्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। थर्ड, एक ये जो चीजें हैं जो बहुत कॉमन चीजें हैं, तो इसलिए मैंने बात करी। एक हमने बात करी पिक्सल, है ना, सॉल्व एरर की, सॉल्व पिक्सल एरर ना। हमने 3 चीजों पर डिस्कस किया है ना। हमने डिस्कस किया मार्कर के ऊपर कि कैसे मार्कर्स को हमें प्लेस करना है।
है ना। अगर ग्रीन स्क्रीन है तो हम वहाँ पर लाइट स्टैंड्स भी रख देते हैं ऊपर, उनमें में उस हाइट में भी हम मार्कर्स लगा देते हैं, उसका ये बेनिफिट होता है ना, ग्राउंड की जगह वो हाइट भी मिल जाती है हमें। ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं हम, है ना। आज हम कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहे, तो हम अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैमरा ट्रैक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तुम्हें सब लोगों को ना, तुम लोगों को मिल जाएगा टाइमिंग कि क्या टाइम रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास से। एक्चुअली हम हो सकता है नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्लास से ना टाइम चेंज करने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास मैसेज नहीं आता है तो सेम टाइम है, अगर मैसेज आता है तो तो टाइम चेंज होने के बाद जल्दी होगा या लेट होगा? और जल्दी होगा, जल्दी हो जाएगा, चलो सब तब सही है, ओके। और है ना। सर फ्राइडे होगा ना क्लास? हाँ राइट, लेकिन ये याद रखना तुम लोग, क्या याद रखना है? सर टाइमिंग चेंज हो सकता है। टाइमिंग चेंज होगा तो मैसेज आएगा, अभी कोई पूछना मत टाइमिंग ना। टाइम चेंज होगा तो मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास, अगर नहीं होगा तो सेम टाइम पर ही आना है। ओके, तो अभी तुम लोगों को क्या करना है ना, ग्रुप में ही अटेंडेंस मार्क करनी है, सबको अपना नाम लिखना है और प्रेजेंट टाइप करनी है। ठीक है, ओके सर। अपना नाम, बीसी नंबर भी लिख देना और प्रेजेंट टाइप कर देना। चलो ओके बाय, जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, बाय। ओके बाय।